हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। अपन पढ़ रहे हैं बेटा केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। ओके, तो देखो अपन ने रासायनिक बलगति में कल अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले दो कारकों का अध्ययन कर लिया था बेटा, है ना। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे अपन। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ओके, तो देखो बेटा, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले दो कारकों का अपन ने कल के लेक्चर में अध्ययन कर लिया था, है ना। तो इसके पश्चात आता है अपना कारक नंबर 3, अभिकारकों की रासायनिक प्रकृति। नेक्स्ट जो फैक्टर है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला, वह आता है अपने अभिकारकों की रासायनिक प्रकृति। अभिकारकों की रासायनिक प्रकृति। ओके, देखो बेटा, अलग अलग अभिकारक अणुओं में बंध की प्रकृति अलग अलग होती है, ठीक है। जिस क्रियाकारक अणु में रासायनिक बंध अधिक कठोर होता है, उनके लिए सक्रिय ऊर्जा की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, तथा जिन अभिकारक अणुओं में अणुओं के मध्य का बंध आसानी से टूट जाता है, उनके लिए सक्रिय ऊर्जा की कम आवश्यकता होती। अब तुम्हें पता है अणुओं के मध्य का रासायनिक बंध आसानी से टूट जाएगा बेटा, तो अभिक्रिया की गति बढ़ेगी, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। और यदि अभिकारक अणुओं के मध्य उपस्थित बंध कठोर प्रकृति के होंगे तो आसानी से नहीं टूटेंगे, ठीक है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं का वेग कम हो जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब यह है जिन अभिकारक अणुओं में प्रबल रासायनिक बंध पाए जाते हैं, उनके लिए बेटा अधिक सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया वेग का मान कम हो जाता है। किंतु ऐसे अभिकारक अणु जिनमें अणुओं के मध्य के जो बंध होते हैं वो कमजोर प्रकृति के होते हैं, अर्थात आसानी से टूट जाते हैं, तो उनके लिए सक्रिय ऊर्जा के मान की कम आवश्यकता होती है और इस प्रकार के अभिक्रियाओं का वेग अधिक होता है, ठीक है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं का वेग बढ़ जाता है। तो अपन इसको लिखते हैं, देखो एक दो लाइन में मैं लिख देता हूं इसको। विभिन्न अभिकारक अणुओं के मध्य, विभिन्न अभिकारक अणुओं के मध्य रासायनिक बंधों की प्रकृति अलग अलग होती है। विभिन्न अभिकारक अणुओं के मध्य रासायनिक बंधों की प्रकृति अलग अलग होती है बेटा। ओके, जो रासायनिक बंध जिन अणुओं के मध्य प्रबल रासायनिक बंध होंगे उनके लिए अधिक सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसी अभिक्रियाओं का वेग सामान्यतः कम होता है। ओके, जिन अभिकारक अणुओं के मध्य प्रबल रासायनिक बंध उपस्थित होते हैं,
प्रबल रासायनिक बंध उपस्थित होते हैं उनके लिए अधिक सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उनके लिए या उनको तोड़ने के लिए बेटा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उनके लिए अधिक सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। ऐसी अभिक्रियाओं का वेग ऐसी अभिक्रियाओं का वेग उन अभिक्रियाओं की तुलना में कम होता है बेटा जिनमें दुर्बल प्रकृति के रासायनिक बंधु उपस्थित होंगे। ओके, ऐसी अभिक्रियाओं का वेग उन रासायनिक अभिक्रियाओं ऐसी अभिक्रियाओं का वेग उन रासायनिक अभिक्रियाओं की तुलना में कम होता है जिनमें दुर्बल प्रकृति के रासायनिक बंध उपस्थित होते हैं। आगे बात समझ में। विभिन्न अभिकारक अणुओं के मध्य रासायनिक बंधों की प्रकृति अलग अलग होती है। जिन अभिकारक अणुओं के मध्य प्रबल रासायनिक बंध उपस्थित होते हैं उनके लिए बेटा अधिक सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखो सक्रियण ऊर्जा बता देता हूं क्या होती है, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। अभी बार बार बोर्ड में पूछी जाती है बेटा वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है उसे ही अपन सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो जिन अभिकारक अणुओं के मध्य प्रबल रासायनिक बंध उपस्थित होते हैं उनके लिए बेटा अधिक सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऐसी अभिक्रियाओं का वेग उन रासायनिक अभिक्रियाओं की तुलना में कम होता है जिनमें दुर्बल प्रकृति के रासायनिक बंध उपस्थित होते हैं। तो देखो इस बात को अपन सिद्ध करते हैं बेटा निम्नलिखित एग्जाम्पल द्वारा। देखो एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं 2NO plus O2। 2NO plus O2 gives us 2NO। ये है अपना नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, तो देखो इसमें जो क्रियाकारक है ये ना डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो बेटा इसमें नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के मध्य केवल डबल बॉन्ड उपस्थित है। कौन सा बंध उपस्थित है? ओनली डबल बॉन्ड उपस्थित है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया तीव्र होती है। क्यों? क्योंकि केवल एक ही प्रकार का बंध है इसमें, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। अगर मैं निम्नलिखित अभिक्रिया की बात करूं, देखो CH4 प्लस O2, ये है बेटा अपना मेथेन की रिएक्शन करवाते हैं अपना ऑक्सीजन के साथ। तो देखो CO2 प्लस जल बनता है, CO2 प्लस जल।
मेथेन का ऑक्सीकरण करवा रहे हैं अपन, दहन करवा रहे हैं, ठीक है ना। अब तुम्हें पता है किसी भी कार्बनिक यौगिक का दहन करवाने पर बेटा CO2 प्लस जल बनता ही बनता है। ओके, तो CO2 प्लस H2, हाइड्रोजन क्या है 4, तो कर देते अपन 2H2। ओके, ये भी गैस है और ये लिक्विड है। देखो बेटा यहाँ पर भी ऑक्सीजन था, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ NO, यहाँ CH4 है, तो यहाँ तो देखो एक ही प्रकार के बंध का टूटना पाया जाता है। लेकिन जो CH4 है, CH4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इस CH4 में 4 CH बंध टूटते हैं। कितने टूटते हैं? 4 CH बंध टूटते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक ही बंध टूट रहा है, यहाँ 4 CH बंध टूट रहे हैं, ठीक है ना। तो अधिक ऊर्जा किसके लिए आवश्यक होगी? CH4 के लिए। इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण इस अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है। किसकी तुलना में बेटा? ऊपर वाली अभिक्रिया की तुलना में। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाती है? ये मंद अभिक्रिया होती है, स्लो। ओके, स्लो रिएक्शन। और ऊपर वाली तीव्र मतलब फास्ट रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अगर अपन तुलना करें तो अभिक्रिया का वेग किसका अधिक होगा? अभिक्रिया का वेग किसका अधिक होगा? फर्स्ट का अधिक होगा। किससे? सेकंड से। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड क्रियाकारक अणुओं में केवल एक ही प्रकार का बंध टूट रहा है, जबकि यहाँ CH4 में 4 CH बंध टूटते हैं बेटा। तो इसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तोड़ने के लिए, अतः इसकी अभिक्रिया स्लो हो जाती है, जबकि इसकी अभिक्रिया फास्ट होती है। ओके, अपन कह सकते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड बंध तो आसानी से टूट जाता है, जबकि CH4 बंध आसानी से नहीं टूटता है ना। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं। देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल है अपना 2NO plus O2 gives us 2NO2। एग्जांपल नंबर 2, 2NO plus O2 gives us 2NO2। ओके, ये भी गैस, गैस और गैस। ओके, ये है अपनी रिएक्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड रिएक्शन लेता हूं मैं 2CO plus O2 gives us 2CO2। ये भी बेटा गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो देखो यहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड बंध है, ये डबल बॉन्ड हो और यहाँ CO बॉन्ड है, ठीक है। तो देखो दोनों में कौन सा बंध स्ट्रॉन्ग होता है बेटा? CO बॉन्ड अधिक स्ट्रॉन्ग होता है। बंध की प्रबलता, बंध की प्रबलता किसकी अधिक होती है? CO बंध की। अर्थात बंध ऊर्जा का मान CO बंध के लिए अधिक होता है बेटा। किसकी तुलना में? NO बंध की तुलना में। ओके, तो आसानी से कौन सा बंध टूटेगा? NO बंध। भाई बंध, प्रबल बंध कौन सा है? CO। दुर्बल बंध NO। और जो दुर्बल बंध होगा वह आसानी से टूट जाएगा। आसानी से टूट जाएगा तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अधिक हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगी बेटा फास्ट और ये हो जाएगी स्लो। ओके, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? अभिक्रिया का वेग फर्स्ट इज फास्ट एंड सेकंड इज स्लो। अभिक्रिया का वेग फर्स्ट का ज्यादा होगा, है ना, और सेकंड का कम होगा बेटा। ओके, बिकॉज देखो NO बॉन्ड
दुर्बल होता है CO बंद की तुलना में, अतः आसानी से टूट जाता है और इसके लिए अभिक्रिया के वेग का मान बढ़ जाता है। ओके, तो ये हो गया बेटा अपना अभिकारकों की रासायनिक प्रकृति, है ना, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला थर्ड कारक। नेक्स्ट चौथा कारक आता है अपना अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने के लिए दाब, प्रेशर। नेक्स्ट चौथा कारक कौन सा है बेटा? दाब, प्रेशर। ओके, देखो तुम्हें पता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ठोस अवस्था में या द्रव अवस्था में पाई जाती है उनके लिए बेटा दाब का मान नगण्य होता है, अर्थात दाब का उन अभिक्रियाओं पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, लेकिन वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो गैसीय अवस्था में होती है, तो देखो गैसें सबसे ज्यादा बेटा संपीड़ित प्रकृति की होती है, दाब लगाकर गैसों को दबाया जा सकता है, ठीक है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो गैसीय माध्यम में होती वे दाब द्वारा प्रभावित होती, और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए दाब का मान बढ़ाने पर बेटा अभिक्रिया के वेग का मान भी बढ़ जाता है। ओके, आगे बात समझ में। तो जब क्रियाकारक ठोस या द्रव होता है तो अभिक्रिया के वेग पर दाब का प्रभाव नगण्य होता है। ओके, जब क्रियाकारक ठोस या द्रव अवस्था में पाया जाता है तो जब क्रियाकारक ठोस या द्रव अवस्था में पाया जाता है तो इनके लिए दाब का मान, तो इनके लिए दाब का मान नगण्य होता है। नगण्य होता है, नगण्य का मतलब अर्थात वे रासायनिक अभिक्रिया जो ठोस माध्यम एवं द्रव माध्यम में होती बेटा उन पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, करने का मतलब ये है, ठीक है। लेकिन यदि क्रियाकारक अणु गैसीय अवस्था में, लेकिन यदि क्रियाकारक अणु गैसीय अवस्था में उपस्थित हो तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। उपस्थित हो तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। ओके, देखो बेटा तुम्हें पता है दाब बढ़ाने पर गैसों के अणु पास पास आ जाते हैं, जिससे उनके मध्य प्रभावी टक्करों की संख्या के मान में वृद्धि हो जाती है और अंततः अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ठीक है ना। दाब बढ़ाने पर तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है, क्योंकि अणुओं के मध्य, किसके अणुओं के मध्य? गैसों के अणुओं के मध्य, क्योंकि अणुओं के मध्य प्रभावी टक्करों की संख्या के मान में, प्रभावी टक्करों की संख्या के मान में
प्रभावी टक्करों की संख्या के मान में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ओके, ये हो गया बेटा अपना दाब फैक्टर या प्रेशर। ओके, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला एक चौथा कारक था। ओके, नेक्स्ट आता है अपना ताप। फिफ्थ नंबर का फैक्टर आता है बेटा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला ताप। देखो बेटा, ताप बढ़ाने पर ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि ताप का मान बढ़ाने पर बेटा क्रियाकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। ओके, तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, चाहे अभिक्रिया बेटा ऊष्माक्षेपी हो या ऊष्माशोषी हो, है ना। ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, जिससे रासायनिक अभिक्रिया के वेग का मान भी बढ़ जाता है। ओके, तो देखो, जब ताप बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, क्रियाकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। क्रियाकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। ओके, ताप बढ़ाने पर क्रियाकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग, जिससे रासायनिक अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। ओके, ये दोनों के लिए अप्लाई होगा बेटा, चाहे रिएक्शन ऊष्माक्षेपी हो चाहे ऊष्माशोषी हो, दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए ताप का मान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि ताप बढ़ाने से क्रियाकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है। ओके, नेक्स्ट अपना फैक्टर देखो, इसके पश्चात एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है, वेग स्थिरांक व ताप के मध्य संबंध। वेग स्थिरांक व ताप के मध्य संबंध, रिलेशन इन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट। वेग स्थिरांक व ताप के मध्य संबंध। ठीक है, वेग स्थिरांक व ताप के मध्य संबंध। तो देखो बेटा, ये पाया गया है प्रयोग द्वारा कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग, ये प्रयोग द्वारा यह पाया गया है कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी जाए तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ओके, इसे ही अपन ताप गुणांक कहते हैं। देखो, ताप गुणांक जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, इसको बार बार बोर्ड में बेटा 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि ताप गुणांक को परिभाषित कीजिए। ठीक है ना, तो ताप गुणांक क्या होता है, सामान्यतया किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर अभिक्रिया के वेग में 2 से 3 गुना वृद्धि हो जाती है। इसे ही अपन ताप गुणांक कहते हैं बेटा सामान्य भाषा में। ओके, तो देखो, सामान्यतया यह पाया गया है कि कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि होने पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 डिग्री सेल्सियस एक ही बात है बेटा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड
ताप में वृद्धि होने पर सामान्यतया यह पाया गया है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि होने पर रासायनिक अभिक्रिया के वेग के मान में रासायनिक अभिक्रिया के वेग के मान में 2 से 3 गुना वृद्धि हो जाती है। वेग के मान में 2 से 3 गुना वृद्धि हो जाती है। ओके, सामान्यतया यह पाया गया है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि होने पर रासायनिक अभिक्रिया के वेग के मान में 2 से 3 गुना वृद्धि हो जाती है। इसे ही बेटा अभिक्रिया का क्या कहा जाता है? ताप गुणांक कहा जाता है। ओके, इसे ही ताप गुणांक कहा जाता है। इसे ही ताप गुणांक कहा जाता है। देखो, गणितीय रूप से अपन बेटा ताप गुणांक को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। यह होता है म्यू बराबर KT प्लस 10 अपॉन KT बराबर 2 से 3 गुना। ठीक है, 2 और 3 टाइम्स। तो देखो म्यू क्या है? ताप गुणांक। म्यू बराबर KT प्लस 10 अपॉन KT बराबर 2 से 3 गुना। तो अपन ताप गुणांक को कैसे परिभाषित कर सकते हैं बेटा? देखो, ताप गुणांक 2 भिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों का अनुपात होता है, जबकि उनके मध्य 10 डिग्री सेल्सियस तापमान का अंतर हो। ठीक है, तो इसको ही अपन क्या कहते हैं बेटा? ताप गुणांक कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है और बार बार बोर्ड में इसको पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कई बार बोर्ड में पूछ लिया गया है इसका। यहां पर म्यू क्या है बेटा? ताप गुणांक। ओके, KT प्लस 10 ये अलग ताप है और KT अलग ताप है। तो ये क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस ताप के अंतर पर 2 वेग स्थिरांकों का अनुपात है बेटा, है ना? तो ये क्या है? यह 2 भिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों का अनुपात होता है, जबकि उनके मध्य 10 डिग्री सेल्सियस तापमान का अंतर हो। तो अपन इस प्रकार भी वेग स्थिरांक को परिभाषित कर सकते हैं। अर्थात ताप गुणांक दो वेग स्थिरांकों का अर्थात ताप गुणांक 2 वेग स्थिरांकों का भिन्न तापों पर अनुपात है। भिन्न तापों पर अनुपात है, जबकि उनके मध्य 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का अंतर हो। ओके, तो यही बेटा ताप गुणांक। तो एक नंबर में पूछिए तो बस ये दे देना है तुम्हें, म्यू इक्वल टू KT प्लस 10 अपॉन KT बराबर 2 से 3 गुना। ओके, तो यही अपना वेग स्थिरांक और ताप के मध्य संबंध है। ओके, इसको देखो अपन इस तरह से शो कर सकते हैं, लेकिन जो तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में ओनली यही बेटा, यहां तक ही तुम्हें करना है इसको। ओके, इसको अपन चाहे तो आगे भी थोड़ा बढ़ा सकता हूं मैं। इसका मॉडिफाई एक रूप और होता है ताप गुणांक का। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो
R2 अपॉन R1 बराबर K2 अपॉन K1 बराबर डेल्टा T की पावर म्यू की पावर डेल्टा T अपॉन T हो जाता है म्यू की पावर डेल्टा T अपॉन 10। इस द्वारा भी अपन इसको शो कर सकते हैं ताप गुणांक को। इसका दूसरा रूप ही होता है R2 अपॉन R1, ये क्या है वेग। R2 अपॉन R1 क्या है बेटा वेग। R2 अपॉन R1 बराबर K2 अपॉन K1, ये क्या है वेग स्थिरांक बराबर म्यू की पावर डेल्टा T अपॉन 10। इस प्रकार भी अपन वेग ताप गुणांक को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बोर्ड के सिलेबस में ये है, ये तुम्हें याद करना है। ओके बेटा, ये तुम्हारा ताप गुणांक समाप्त। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अपना वो आता है आरएनए समीकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इस समीकरण के आधार पर बेटा बोर्ड में न्यूमेरिकल पूछा जाता है बार बार बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो जहां मैं इंपॉर्टेंट लगातार चल रहा हूं उनको अच्छी तरह देखते चलो। देखो क्या है अपना आरएनए समीकरण एवं सक्रिय ऊर्जा की गणना। नेक्स्ट टॉपिक अपना आरएनए समीकरण एवं सक्रिय ऊर्जा की गणना। एवं सक्रिय ऊर्जा की गणना। RMS equation and calculation of activation energy. RNA's equation and calculation of activation energy. ओके, आरएनए समीकरण एवं सक्रियण ऊर्जा की गणना। तो देखो बेटा, जो आरएनए नामक वैज्ञानिक था, इसने अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता की व्याख्या करने के लिए एक समीकरण दी। उस समीकरण को ही अपन आरएनए समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये आरएनए समीकरण होती है k बराबर a इंटू ई की पावर माइनस ए अपॉन RT। इस समीकरण को ही अपन आरएनए समीकरण कहते हैं। ओके, k बराबर a इंटू ई की पावर माइनस e अपॉन RT। ये समीकरण बेटा आरएनए समीकरण कहलाती है। ओके, तो अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता, अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता की व्याख्या, ताप पर निर्भरता की व्याख्या करने के लिए आरएनएस ने एक
समीकरण दी जिसे आरएनएस समीकरण कहते हैं, जिसे आरएनएस समीकरण कहते हैं। ओके, ये होती है बेटा आरएनएस समीकरण। तो देखो जो आरएनएस समीकरण है यहां पर क्या है, क्या बेटा अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, ठीक है, और ये है आरएनएस स्थिरांक या पूर्व चरघातांकी गुणांक या आवर्ती गुणांक, ठीक है। ये बराबर है यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा, आर बराबर गैस स्थिरांक, टी बराबर ताप। ओके, तो ए बराबर क्या है बेटा आरएनएस स्थिरांक, आरएनएस स्थिरांक या पूर्व चरघातांकी गुणांक या पूर्व चरघातांकी या पूर्व चरघातांकी गुणांक या इसको आवर्ती गुणांक भी कहते हैं, या आवर्ती गुणांक। ओके, इसको आवर्ती गुणांक भी कहा जाता है, ठीक है बेटा। ये बराबर क्या है यहाँ पर, ये बराबर सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा, आर बराबर गैस स्थिरांक, ओके, टी बराबर ताप, किसमें केल्विन में, ओके, और के बराबर क्या है अभिक्रिया के वेग, के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, अभिक्रिया वेग स्थिरांक या अभिक्रिया का वेग, ठीक है। तो बेटा इसके लिए उसने ये समीकरण दी। ओके, देखो इस समीकरण में ताप का मान बढ़ाने पर बेटा के का मान बढ़ता है, अभिक्रिया के वेग का मान भी बढ़ता है, अर्थात अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ता है। तो आगे की जो बातें हैं उनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर पाएंगे। आज के लेक्चर में बेटा यहाँ तक है बस। तुम्हें शक्कर ये आरएनएस समीकरण है, इसको याद रखना है अच्छी तरह, ताप गुणांक की परिभाषा याद करनी है बेटा, है ना, और छदक कोटि की अभिक्रिया याद रखना है, अभिक्रिया की कोटि एवं अणु संकेता में उदाहरण सहित अंतर याद रखने हैं 4। ओके, आज का लेक्चर बेटा यहीं तक। ओके, थैंक यू।